हेलो एवरीवन, माई सेल्फ धर्मेंद्र कुमार। सो लाइन बाय लाइन हिंदी एनसीईआरटी सीरीज अपन देख रहे थे और काफी चैप्टर्स अपन ने डिस्कस कर लिए हैं एनसीईआरटी के। और अभी जो अपना करंट लेसन चल रहा है, करंट जो चैप्टर चल रहा है वो है मानव प्रजनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। उसमें भी अपन ने एक इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन देख लिया था, क्योंकि इंट्रोडक्शन में काफी कुछ इंपॉर्टेंट होता है, शब्दावली वगैरह, कुछ टर्म्स वगैरह जो अपन यूज में लेते हैं, क्या देखेंगे इस चैप्टर में, किस प्रकार से अपन पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि हमेशा मैं बोलता हूँ कि मकान जो है मजबूती उसकी नींव से होती है, तो सेम वैसे किसी चैप्टर को आपको पढ़ना है तो इंट्रोडक्शन आपको अच्छे से आना चाहिए। वो अपन ने कंप्लीट कर लिया है। तो आज अपन सेकंड लेसन यहाँ पर देखेंगे, सेकंड टॉपिक यहाँ से देखेंगे, पुरुष जनन तंत्र, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जिसे अपन बोलते हैं। तो आप लोग एनसीईआरटी लेके बैठिएगा, नोटबुक लेके बैठिएगा, जो इंपॉर्टेंट है उसे नोट करिएगा, कुछ शॉर्ट में बताऊं तो उसे भी आप नोट कीजिएगा। और एक जरूरी चीज, अगर आपको किसी प्रकार का डाउट है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नहीं तो आपके डाउट की जो पिक्चर है, किसी बुक का डाउट है तो वो आप इंस्टाग्राम पर मुझे सेंड कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर मैं आपको मिलूंगा धर्मेंद्र कुमावत से। क्लियर? तो स्टार्ट अपन करते हैं आज का टॉपिक, पुरुष जनन तंत्र। पुरुष जनन तंत्र अपन स्टार्ट करें उससे पहले एक छोटा सा पॉइंट और मैं आपको बताऊंगा जो एनसीईआरटी में नहीं है, लैंगिक अंग के बारे में। ठीक है, लैंगिक अंग के बारे में। अब पुरुष जो मानव है उसमें लैंगिक जनन होता है, तो मतलब निषेचन पूर्व, निषेचन और निषेचन पश्चात घटनाएं होगी। निषेचन पूर्व में युग्मक जनन और युग्मक स्थानांतरण होगा। तो युग्मक जनन मतलब होता है युग्मकों का निर्माण। तो युग्मकों का निर्माण करने के लिए कोई ना कोई स्ट्रक्चर होगी, कोई ना कोई संरचना होगी, कोई ना कोई अंग होगा। क्योंकि यहाँ पर दिखा है जनन तंत्र। मैंने आपको पिछले लेसन में भी बताया था कि मनुष्य जो है उसके अंदर क्या मिलता है, अंग तंत्र मिलता है। ठीक है, अंग तंत्र किससे मिलकर बनता है, अंग से मिलता है। अंग किससे मिलकर बनता है, उत्तक से। और उत्तक किससे मिलता है, कोशिका। जब बहुत सारी कोशिका होती है तो उत्तक यहाँ पर बनाते हैं, तो अंग तंत्र है। जनन तंत्र मतलब बहुत सारे अंग एक दूसरे के साथ में यहाँ पर क्या करेंगे, काम करेंगे, तो अंग तंत्र बनेगा। लेकिन ऐसा कौन सा अंग है जो युग्मक का निर्माण करेगा? ठीक है, और ऐसे कौन से अंग है जो युग्मक का परिवर्धन करेंगे, उसको स्थानांतरण करेंगे, उसमें हेल्प करेंगे? उसी आधार पर लैंगिक अंग को दो पार्ट में अपन पढ़ते हैं, एक प्राथमिक लैंगिक अंग और दूसरा होता है द्वितीयक लैंगिक अंग, प्राइमरी और सेकेंडरी जिसे अपन बोलते हैं। प्राथमिक में जो नर है उसके अंदर आता है वृषण, जो आगे चलकर जो युग्मक है जिसे बोलते हैं शुक्राणु, उसका निर्माण करता है। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था शुक्राणु जनन। ठीक है, युग्मक जनन जो नर में है उसे अपन बोलते हैं शुक्राणु जनन। जबकि मादा में, सॉरी यहाँ ये नहीं आएगा द्वितीयक में, जबकि मादा में जो प्राथमिक अंग है, मादा में जो प्राथमिक अंग है वो है अंडाशय, जिसमें अंडाणु का निर्माण होता है, उसे अपन बोलते हैं अंड जनन। ठीक है, अंडाणु का निर्माण होता है यहाँ पर। तो ये प्राथमिक अंग है जो केवल क्या करेंगे, युग्मक का निर्माण करेंगे, और इनका कोई भी काम नहीं है। ठीक है, युग्मक का निर्माण करेंगे, लेकिन हाँ कुछ, सॉरी यहाँ पर कुछ काम इनके हैं, अदर वो अपन डिस्कस बाद में करेंगे। अभी युग्मक निर्माण के आधार पर अपने को देखना। बाकी सारे अंग जो युग्मक का निर्माण नहीं करते हैं, युग्मक का विकास या युग्मक का परिवर्तन या युग्मक का स्थानांतरण करने में हेल्प करते हैं, उन सभी को अपन बोलते हैं क्या, सेकेंडरी या द्वितीयक लैंगिक अंग। ठीक है, तो पुरुष जनन तंत्र अपन स्टार्ट करते हैं, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एनसीईआरटी में ये नहीं है। पुरुष जनन तंत्र शरीर के श्रोणी तंत्र में पेल्विक रीजन में मिलता है। पेल्विक का मतलब जैसे ये कोई मानव इस प्रकार का है, ठीक है, इस प्रकार का ये है, तो इसका जो एब्डोमेन वाला पार्ट है ये हाथ हो गया, ये इसका चेस्ट रीजन हो गया, ये पेट वाला जो पार्ट है, इसके नीचे ये पैर है सपोज करो, इसके नीचे वाला जो ये वाला जो पोर्शन बताया जा रहा है इसे अपन बोलते हैं श्रोणी रीजन या पेल्विक जो रीजन पूछ रहा है। ठीक है, श्रोणी क्षेत्र, इसके अंदर होते हैं पुरुष जनन तंत्र। इसके अंतर्गत क्या आता है, अब यहाँ जो संख्या लिखी है वो आपको ध्यान में रखना, अपन किस किस हिसाब से अपन पढ़ेंगे। वृषण आता है इसके अंदर, वृषण कितना होता है, एक जोड़ा लिखा है, मतलब दो वृषण होते हैं जो प्राथमिक सेक्स ऑर्गन है। ठीक है, ये मैंने अभी बताया था। दूसरा सहायक लिखा है, सहायक नलिका जो सहायक जनन अंग, दूसरा मैंने बताया था एक जोड़ी ग्रंथियां होती है, और बाह्य जननेंद्रिय भी शामिल है। ठीक है, ये आप डायग्राम देख सकते हैं, पुरुष जनन तंत्र को दर्शाने वाले श्रोणी क्षेत्र का आरेखीय काट, श्रोणी क्षेत्र। तो इसके अंदर अब अपन देखते हैं कौन कौन सा अंग क्या करता है। सबसे फर्स्ट जो है प्राथमिक अंग जो अपन ने पढ़ा था वृषण, जो है शरीर में वृषण कहाँ होता है, उदर गुहा के बाहर होता है। उदर गुहा मतलब पेट वाला जो रीजन है उससे नीचे वाला जो रीजन है वहां कहीं होता है।
एक थैली या धानी में स्थित होता है और उस थैली को अपन बोलते हैं वृषण कोश या स्क्रोटम। ठीक है, ये रहा वृषण और ये रहा वृषण कोश। ठीक है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसे अपन बोलते हैं वृषण कोश, जिसके अंदर क्या है, वृषण है। तो ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि जो वृषण कोश है उसका जो तापमान होता है, वृषण कोश का क्या होता है, तापमान जो होता है, जो सामान्य शरीर का तापमान है, मतलब बॉडी के दूसरे पार्ट का तापमान है, उससे क्या होता है, कम होता है। ठीक है, क्योंकि अगर तापमान उच्च है, तापमान क्या है, अधिक है, तो जो भी जो शुक्राणु बने हैं किसके अंदर बने हैं, वृषण के अंदर बने हैं। और वृषण कहाँ है, वृषण कोश में। तो शुक्राणु जो बनेंगे, तापमान अधिक होगा तो वो शुक्राणु ऐसे क्या हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, डीजनरेट हो जाएंगे। तो उन्हीं शुक्राणु को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, बचा के रखने के लिए, जो अपना वृषण कोश का तापमान है वो अपना सामान्य शरीर का तापमान है उससे क्या होता है, कम होता है। ये इसका मेन फंक्शन है वृषण कोश का। तो वृषण कोश वृषणों के तापमान को शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम रखने में सहायता करता है। और ये अपना AIPMT में पूछा गया प्रश्न है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस 4 मार्क कर लीजिएगा। जो शुक्राणु जनन के लिए आवश्यक है, अब शुक्राणु जनन मैंने लास्ट लेसन में आपको इंट्रोडक्शन वाले में टर्म बताई थी, तभी आपको समझ में आएगा यहाँ से, तो वो देखना जरूरी है। वयस्कों में प्रत्येक वृषण अंडाकार होता है, ये देखो यहाँ पर वृषण यहाँ पर भी लिखा है। तो ये जो है अंडाकार है, गोला नहीं है। ये कैसा है, अंडाकार है, जिसकी लंबाई 4 से 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। वृषण सघन आवरण से ढका होता है। तो ये जो वृषण है यहाँ पर, इसका चारों तरफ सघन आवरण होता है। यहाँ पर कुछ रेशेदार संयोजी उत्तक होते हैं जिसको सुरक्षा प्रदान करते हैं। ये लिखा नहीं है एनसीईआरटी में, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। प्रत्येक वृषण में लगभग 250 कक्ष होते हैं, जिसे वृषण पालिका या टेस्टिकुलर लोब्यूल कहते हैं। 3.1 का जो बे है, ये ऐसा कुछ होता है। ये ठीक है, इसकी ये लंबाई हो गई 4 से 5 सेंटीमीटर, और ये चौड़ाई यहाँ पर कितनी हो गई, 2 से 3 सेंटीमीटर। आपको इसको याद रखने के लिए क्या करना है, 2 3 4 5, बचपन में पढ़ी होगी गिनती तो, 1 2 3 4 5। तो 2 से स्टार्ट करना है, 5 तक लेके जाना। जो बड़ा है वो लंबा होता है, जो छोटा है वो चौड़ाई इसकी। ठीक है, तो इसके अंदर छोटे छोटे लोग होते हैं, छोटे छोटे कक्ष होते हैं इस वृषण के अंदर, जिसे अपन क्या बोलते हैं, वृषण पालिकाएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वृषण पालिकाएं बोलते हैं। ठीक है, इस डायग्राम एनसीईआरटी वाले डायग्राम को अभी मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले मैं मेरी तरफ से आपको समझा देता हूँ कि क्या है। जैसे ही अपन ने बात की, ये क्या है, वृषण हो गया। इसके अंदर ये क्या है, 250 से 300 वृषण पालिकाएं हैं। अब इस ये हो गई वृषण पालिका, जो मैं बता रहा हूँ उसे नोट करते चलेंगे, नोटबुक में इजी होगा समझना। वृषण पालिका, ठीक है। अब इस वृषण पालिका को मैं थोड़ा सा बड़ा करके इस डायग्राम को इस प्रकार से देखता हूँ। 250 से 300 है, या 250 कक्ष मैं बोल देता हूँ, ये 250 है। अब इसको मैंने बड़ा किया है, ठीक है। तो इस वृषण पालिका के अंदर कुछ कुंडलित संरचनाएं होती है इस प्रकार से। ये जो कुंडलित संरचनाएं होती है, इसे अपन बोलते हैं शुक्र जनन या शुक्र जनक नलिका। शुक्र जनक नलिका, ठीक है। ये क्या है, स्प्रिंग जैसे होती है, हाईली कोइल्ड होती है, कुंडलित संरचना होती है। ये जो शुक्र जनन नलिका होती है, ये क्या करती है, शुक्राणु का निर्माण करती है, शुक्राणु निर्माण करती है, ठीक है। और इस शुक्र जनन नलिकाओं में, अब जैसे इसका डायग्राम मैं थोड़ा सा वापस बड़ा करूं यहाँ पर, तो इस शुक्र जनन नलिकाओं में 2 प्रकार की कोशिकाएं होती है। कुछ कोशिकाएं बड़ी होती है, जैसे ये एक कोशिका मैंने बनाई है, ये दूसरी कोशिका मैंने बनाई है, तीसरी बनाई है। कुछ छोटी होती है, जैसे घनाकार होती है कुछ इस प्रकार से, फिर कोई बड़ी होती है, फिर कोई घनाकार होती है, फिर कोई बड़ी होती है, फिर कोई घनाकार। तो ये 2 प्रकार की कोशिकाएं बताई जा रही है। तो इससे अपन बात करते हैं, जो बड़ी कोशिका है ये अपने पास होती है सर्टोली कोशिका, इसे बोलते हैं सर्टोली। और जो छोटी है घनाकार जो बताई जा रही है, ये है नर जर्म कोशिका, ठीक है। सर्टोली सेल के बारे में एक और शब्द आप यूज में ले सकते हैं, इसे नर्स कोशिका भी बोलते हैं, नर्स सेल। नर जर्म कोशिका जो है ये आगे चलकर शुक्राणु का निर्माण करती है। और जो सर्टोली है, ये इस जो विकासशील शुक्राणु से पोषण प्रदान करती है। नर्स लिखा है, नर्स का हॉस्पिटल में क्या काम होता है, जो पेशेंट होता है उसको देखभाल करना, ताकि वो इजीली जल्द से जल्द ठीक हो जाए और घर चला जाए। तो सेम वैसे क्या है, जो नर जर्म सेल है वो शुक्राणु का निर्माण करेगी, लेकिन ये शुक्राणु अभी विकासशील अवस्था में। तो विकासशील शुक्राणु को नर्स सेल या सर्टोली सेल यहाँ से क्या करती है, पोषण प्रदान करती है, ठीक है। इतना सा आप नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। तो प्रत्येक वृषण पालिका के अंदर 1 से लेकर 3 अति कुंडली शुक्र जनन नलिकाएं होती है। ये वृषण था, ये वृषण पालिकाएं हैं।
उसमें मैंने आपको बड़ा करके डायग्राम बताया था। तो इस वृषण पालिका में ये वाला जो था, इस वृषण पालिका में 1 से 3 क्या होता है, हाईली कोइल स्ट्रक्चर होती है। इसे अपन ने क्या बोला था, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल या शुक्र जनन नलिका, इसे मैंने बोला था शुक्र जनक नलिका। वापस से बता देता हूँ एनसीईआरटी के हिसाब से, जिसमें शुक्राणु पैदा किया जाता है। प्रत्येक शुक्र जनन नलिका का भीतरी भाग 2 प्रकार की कोशिकाओं से स्थित होता है। तो अगर इससे मैं इस प्रकार से बात करूँ तो 2 प्रकार की मैंने कोशिका आपको इस प्रकार से यहाँ पर बताई थी, जिन्हें नर जन्म कोशिका या शुक्राणुजन या स्पर्मेटोगोनिया और सर्टोली कोशिका कहता है। तो सर्टोली के साथ में आप लोग लिख लीजिएगा, नर्स सेल इसे अपन बोलते हैं, ठीक है। सस्टेंटिकुलर भी बोलते हैं, अगर इंग्लिश में आप याद रख सको तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। सस्टेंटिकुलर सेल। अब जो नर जर्म कोशिकाएं होती है वो अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप शुक्राणु का निर्माण करता है, जो मैंने फ्लो चार्ट बनाया था वो आप बना लीजिएगा। और सर्टोली सेल क्या करती है, पोषण प्रदान करती है जर्म कोशिकाओं को, ठीक है। तो इस डायग्राम को भी अपन देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी केवल वृषण और वृषण कोश अपन ने देखा इन डायग्राम में से, बाकी आगे जैसा आएगा वैसे ही बताऊंगा मैं आपको। शुक्र जनक, ठीक है, शुक्र जनक नलिकाओं के बाहरी क्षेत्र को अंतराली अवकाश कहते हैं। वापस समझिए, वापस से, ये अपना क्या था, वृषण था। ये इसके अंदर क्या थी, वृषण पालिकाएं थी। नोट करते चलेंगे। इस वृषण पालिका में अपन ने बात की, ये वृषण पालिका मैंने बड़ी की है। इसके अंदर 1 से 3 क्या होती है, हाईली कोइल्ड क्या होती है, ट्यूब होती है, शुक्र जनन नलिका जिसे अपन बोलते हैं, ठीक है। लेकिन इस शुक्र जनन, ये लिख देता हूं चलो, शुक्र जनक नलिका नोट करेंगे वापस से। इसे डायग्राम ऐसा जो नहीं है एनसीईआरटी में लिखा है। लेकिन इस शुक्र जनक नलिकाओं के बीच में, ये बीच बीच में जो स्पेस बताया जा रहा है, ये जो अवकाश है, यहाँ जो खाली जगह है, इसे अपन क्या बोलते हैं, इसे अपन बोलते हैं अंतराली अवकाश। अवकाश का मतलब बीच में छूटा हुआ जो पार्ट है, या इंग्लिश में इसे अपन बोलते हैं इंटरस्टिशियल, इंटरस्टिशियल स्पेस। जैसा भी आपको उचित लगे याद रखिए, अंतराली अवकाश है। और इस अंतराली अवकाश में कुछ विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं होती है, जिसे बोलते हैं लेडिंग कोशिकाएं। हिंदी में भी यही बोलते हैं और इंग्लिश में भी यही बोलते हैं, तो इसे मैं इंग्लिश में रख देता हूँ लेडिंग सेल, ठीक है। और ये लेडिंग सेल क्या करती है, यहाँ से नर जो हार्मोन है जिसे अपन बोलते हैं एंड्रोजन, हिंदी में भी यही बोलते हैं और इंग्लिश में भी यही बोलते हैं एंड्रोजन। नर हार्मोन का जो ग्रुप होता है एंड्रोजन का सीक्रेशन स्राव करती है कौन, लेडिंग कोशिकाएं जो है, ठीक है। और ये जो एंड्रोजन है वो आगे चलकर क्या करेगा, इस शुक्र जनन नलिका में जो नर जर्म सेल थी, नर जर्म जो कोशिका थी उस पर काम करेगा, और उसके बाद में ये क्या करेगा, शुक्राणु का निर्माण करेगा। और ये सारी जो प्रोसेस होती है वो कब होती है, 12 से 13 साल की उम्र के बाद में। सारी बात समझ में, फिर से बता देता हूँ। ये अपने पास जो था वापस बता देता हूँ यहाँ पर, ये क्या था, टेस्टिस था। इसके अंदर ये वृषण पालिकाएं थी, वृषण के अंदर वृषण पालिका थी। इस एक वृषण पालिका के अंदर अपने पास क्या थी, 1 से 3 जो थी कुंडलित संरचनाएं थी, जिसे अपन ने बोला था शुक्र जनन नलिका। इस शुक्र जनन नलिका के बीच बीच में जो स्पेस होता है उसे अपन बोलते हैं अंतराली अवकाश, इंटरस्टिशियल स्पेस। और इस स्पेस के बीच में कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती है, क्या करती है, जिसे बोलते हैं लेडिंग सेल, जो क्या करती है, एंड्रोजन को रिलीज करती है। और वो जो एंड्रोजन है वो क्या करता है, नर जर्म जो कोशिका है उसके ऊपर काम करता है, तब क्या बनते हैं, शुक्राणु बनते हैं। और डिटेल्स इसे अपन देखेंगे, ये केवल जो है इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है नर के सेंस में, ठीक है। तो ये लिखा है, शुक्र जनक नलिकाओं के बाहरी क्षेत्र को अंतराली अवकाश, इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। इसमें छोटी छोटी रुधिर वाहिकाएं और अंतराली कोशिकाएं या लेडिंग कोशिकाएं, इंटरस्टिशियल सेल्स होती है। लेडिंग कोशिकाएं पुंजन या एंड्रोजन नामक वृषण हार्मोन संश्लेषित व स्रावित करती है। यहाँ पर कुछ अन्य कोशिकाएं भी होती है जो प्रतिरक्षात्मक कार्य करने में सक्षम होती है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो अंतराली अवकाश है उसमें कुछ ऐसी कोशिकाएं होती है जो प्रतिरक्षा को बढ़ाती है, ठीक है। चित्र 3.2 जो है वो देखो यहाँ से, ये है शुक्र जनन नलिका, ठीक है। तो ये शुक्र जनन नलिका के में क्या था, ये अपन ने बात की थी, ये एक पार्ट हो गया इसका, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ठीक है। तो ये जो पार्ट अपने पास है, और इसके बीच बीच में जो ये लाल कलर, हल्का जो लाल कलर, इसमें ये अवकाश जो बताया जा रहा है, ये क्या है, अंतराली अवकाश। और उसके बीच में जो कोशिकाएं हैं उसे अपन बोलते हैं अंतराली कोशिकाएं, ठीक है। तो ये अंतराली कोशिका यहाँ से पोषण प्रदान करेगी इन्हें, शुक्र जनन कोशिकाओं को, शुक्राणु जनन को। तब आगे चलकर यहाँ से ये स्पर्म बने हैं, शुक्राणु यहाँ पर बने हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, सिंपल सा डायग्राम। पुरुष लिंग सहायक नलिकाओं के अंतर्गत वृषण जालिकाएं, जैसा अब अपन ने बात कर ली किसकी, वृषण की अपन ने यहाँ पर कंप्लीट बात कर ली। अब दूसरा क्या है, सहायक जो लैंगिक अंग है उसकी अपन यहाँ से क्या कर रहे हैं, बात स्टार्ट कर रहे हैं। सहायक नलिकाओं के अंतर्गत वृषण जालिकाएं, रेटेटेस्टिस,
शुक्र वाहिकाएं, सहायक का मतलब क्या है, सहायता करेगी, या तो क्या करेगी, जो भी अपने पास गैमेट बना, युग्मक बना, शुक्राणु बना है, उसका वो विकास करेगी, उसका परिवर्धन करेगी, या उससे क्या करेगी, स्थानांतरण करेगी। दोनों काम हो सकते हैं। तो इसके अंदर कुछ 3 या 4 नलिकाएं आती है। सबसे पहले वृषण जालिकाएं, जालिका होती है छोटी छोटी, शुक्र वाहिकाएं, अधिवृषण और शुक्र वाहक, वास्ट डिफरेंस जिसे अपन बोलते हैं, होते हैं। चित्र 3.1 बे में बता रखा है। ठीक है, ये देखो। तो ये जो वृषण था यहाँ पर क्या हो गया, सपोज कर लो इसके अंदर स्पर्म का निर्माण हो गया। अब स्पर्म को क्या करना पड़ेगा, अपने को मादा तक ट्रांसफर करना पड़ेगा, फीमेल तक। तो उसके लिए क्या करेंगे, कुछ जो वाहिकाएं होती है उसकी अपने को आवश्यकता होगी। तो वो जो वाहिकाएं है उससे अपन बोलते हैं सहायक वाहिका। तो सबसे पहला जो है, ये सीक्वेंस आपको ध्यान में रखना, कभी भी पूछ लेगा। यहाँ जो सीक्वेंस बता रखा ना, ये वृषण जालिकाएं, शुक्र वाहिकाएं, अधिवृषण और शुक्र वाहक। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? इसको याद रखने का भी ट्रिक है। जैसे वृषण जालिका पहला आ गया ये, उसके बाद में क्या आता है, शुक्र वाहिकाएं दूसरा, उसके बाद में आता है अधिवृषण तीसरी नलिका, और उसके बाद में आता है शुक्र वाहक। ठीक है, तो ये पहला नंबर, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो पहले पर वृषण आ रहा है, तीसरे पर क्या आ रहा है, वृषण आ रहा है, दूसरे को छोड़ना है। उसके बाद में दूसरे में क्या आ रहा है, शुक्र आ रहा है, और चौथे में भी क्या आ रहा है, शुक्र आ रहा है। ठीक है, वाहिकाएं और वाहक में थोड़ा सा फर्क है, बस इतना सा आपको ध्यान में रखना है। इससे आप याद रख सकते हो, पहला तीसरा और दूसरा चौथा। अब ये डायग्राम देखो, तो यहाँ ये शुक्राणु का निर्माण हो गया, सपोज कर लो इस वृषण पालिका के अंदर। तो ये जो है वृषण जालिका सबसे पहला, बहुत जालिका जैसा संरचना बता रखा है। उसके बाद में शुक्र वाहक के अंदर जा रही है ऊपर की ओर। उसके बाद में अधिवृषण में गया है ये यहाँ पर, और उसके बाद में यहाँ पर अधिवृषण में जाने के बाद में ये आता आता यहाँ से क्या हो गया, शुक्र वाहक में आ गया, जो सबसे ऊपर की ओर पार्ट है। ठीक है, तो इतना सा अपने को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। वृषण की शुक्र जनक नलिकाएं वृषण नलिकाओं के माध्यम से शुक्र वाहिकाओं में खुलती। यह शुक्र वाहिका वृषण से चलकर अधिवृषण में खुलती। तो ये जो सीक्वेंस अभी अपन ने देखा था, बस वही सीक्वेंस में बोल रहा है, खुलने की बात हो रही है यहाँ से, जो प्रत्येक वृषण के पश्च सतह पर स्थित होती है। यह अधिवृषण शुक्र वाहक की ओर बढ़ते हुए उधर की ओर ऊपर की ओर जाती है। ये इंपॉर्टेंट लाइन, ये जो 4 अपन ने पार्ट अभी देखे थे, ये जो 4 मैंने पार्ट आपको बताए हैं यहाँ पर जो सहायक है, इसमें से आप कभी भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि ऐसा कौन सा जो नलिका है जो ऊपर की ओर उधर की ओर बढ़ती है, उधर की ओर बढ़ती है, तो वो कौन सा है, अधिवृषण शुक्र वाहक की ओर बढ़ते हुए उधर की ओर ऊपर बढ़ती है, और मूत्राशय के ऊपर की ओर लूप बनाती है। ठीक है, ये जो डायग्राम है ना, जैसे ये जो डायग्राम था, ये इसमें अपने ऊपर की ओर यहाँ पर किडनी होती है, यहाँ किडनी तो होती है पेट में पीछे की ओर होती है, और ये नीचे की ओर यहाँ से क्या होता है, मूत्राशय होता है। तो किडनी किससे जो यूरिन बनेगा वो कहाँ आएगा, वो इस मूत्र वाहिनी से आएगा, और इस मूत्राशय में आके स्टोर हो जाएगा कुछ समय के लिए। ज्यादा तो अपन नहीं कर सकते, कुछ समय के लिए स्टोर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो और सेम उसी समय पर अपने पास क्या हो रहा है, नीचे से जो शुक्र वाहक है वो इस मूत्र वाहिनी को यहाँ से क्रॉस कर रहा है। देखो यहाँ से इसको क्रॉस करके आगे की ओर आ रहा है। ठीक है, आ रही बात समझ? तो ये आपको समझना है थोड़ा सा कि ऊपर की ओर यहाँ डायग्राम में आप चाहे तो एनसीईआरटी में बना लीजिए, ऊपर की ओर दोनों साइड में 2 किडनी होती है, वृक्क जिसे अपन बोलते हैं, और किडनी में यूरिन का फॉर्मेशन होता है। वो यूरिन मूत्र वाहिनी से होता हुआ किसमें आ जाता है, मूत्राशय में आ जाता है। तो वृषण अपन ने देख लिया, मूत्राशय, मूत्र वाहिनी, शुक्र वाहक, अधिवृषण, ये अपन ने इतना सा पार्ट देख लिया। अब आगे की ओर अपन देखते हैं। ठीक है, और मूत्राशय के ऊपर की ओर एक लूप बनाती है, इसमें शुक्राशय से एक वाहिनी आती है और मूत्र मार्ग में स्खलित वाहिनी के रूप में खुलती है। ये टर्म ध्यान में रखना, स्खलनीय वाहिनी। ये आ गया अपने पास। ठीक है, मूत्र वाहिनी यहाँ से आ रही है, ये मूत्र वाहिनी ऊपर से आ रही है, जबकि शुक्र वाहक जो है यहाँ पर आ रहा है मूत्र वाहिनी। और ये सपोज कर लो ये मूत्र वाहिनी ऊपर से एक तरफ की आ रही है इस प्रकार से, और ये दूसरी तरफ की मूत्र वाहिनी इस प्रकार से आ रही है, और नीचे से क्या आ रहा है, शुक्र वाहक आ रहा है इस प्रकार से। तो ये शुक्र वाहक और मूत्र वाहिनी जो है यहाँ पर आया है। ठीक है, मूत्र वाहिनी को मैं थोड़ा सा डार्क बता देता हूँ, यहाँ पर मूत्र आ रहा है इसके अंदर, और ये शुक्र वाहक है यहाँ पर, शुक्र वाहक। ठीक है, ये अपन ने दूसरा पार्ट यहाँ पर कंप्लीट किया। पहले में अपन ने बात की थी वृषण की, दूसरे में अपन ने बात की है सहायक नलिकाओं की, और तीसरे में अपन बात कर रहे हैं जो ग्रंथियां हैं उसकी। ये जो लिखा है यहाँ पर ग्रंथियां इसकी, तो नीचे की ओर यहाँ पर क्या होता है, शुक्र वाहक के पास में ही यहाँ पर क्या होती है, एक विशिष्ट प्रकार की जो ग्रंथियां यहाँ पर होती है, ये 2, जिसे अपन बोलते हैं शुक्राशय। ये बता रखी है यहाँ पर आप, ये है शुक्राशय।
तो शुक्र वाहक क्या करता है, शुक्र वाहक नीचे से ऊपर की ओर आया है यहाँ पर, और इस शुक्राश्रय के साथ में इस वाले रीजन को देखो आप थोड़ा समय, इस वाले पार्ट को आप देखो, ये दिख रहा है। तो ये शुक्राश्रय जो पीले कलर में बता रखा है, शुक्र वाहक जो नीचे से ये ऊपर की ओर आया, ये दोनों एक इस पॉइंट पर यहाँ पर जुड़ गए, मतलब ये इस प्रकार से ये जुड़ गए हैं, ये शुक्राश्रय, ये यहाँ पर अपने पास, और नीचे से जो आया है शुक्र वाहक है। तो ये जिस पॉइंट पर यहाँ पर जुड़ा है, इससे अपन क्या बोलते हैं, इस प्रकार का डायग्राम बना सकते हैं चाहे तो। ये हो गया शुक्र वाहक, और ये होगा शुक्राश्रय जो एक प्रकार की ग्रंथि है, और जहां दोनों ओपन हुए हैं उसे अपन बोल रहे हैं स्खलन वाहिनी। ये आप उस डायग्राम में लिख सकते हैं। यह लिखा है वृषण से प्राप्त शुक्राणु का भंडार तथा मूत्र, शुक्राणु का भंडार तथा मूत्र मार्ग से इनका बाहर स्थानांतरण करती है, जैसे मैंने बताया था, स्थानांतरण में या भंडारण में या उसको हेल्प करती है निर्माण में। मूत्र मार्ग मूत्राशय पर निकलकर मूत्र के शिशन के माध्यम से गुजरता हुआ बाहर की ओर एक छिद्र के रूप में खुलता है, जिसे अपन बोलते हैं मूत्राशय मुख। ठीक है, तो ये इस प्रकार से कुछ डायग्राम था। ये मूत्राशय मार्ग जो है यहाँ पर मूत्र वाहिनी, मूत्राशय अपने पास ये था, हटा देता हूँ इनको, लिखा हुआ को, और ये आगे चलकर आगे की ओर ओपन हो रहा है यहाँ से। ठीक है, वही लिखा है यहाँ पर, ये जो मूत्राशय से निकलकर मूत्र मार्ग जो है वो शिशन के माध्यम से गुजरता है और बाहर की ओर एक छिद्र के रूप में खुलता है, जिसे मूत्राशय मुख कहते हैं। शिशन, अब ये अपन ने देख लिया, 3 पार्ट अपन ने देख लिया, जिसमें पहला अपने पास वृषण था, दूसरा सहायक नलिकाएं थी, तीसरा अपने पास ग्रंथि एक प्रकार से, और देखेंगे इसे आगे, और चौथा जो है वो अपने पास बाह्य जननांग जिसे अपन बोलते हैं शिशन, पेनिस जिसे अपन बोलते हैं इंग्लिश में। पुरुष का बाह्य जननेंद्रिय जो सेक्सुअल इंटरकोर्स में हेल्प करता है, ये विशेष प्रकार के उत्तकों का बना होता है जो शिशन के उद्कर्षण या उत्थान या इरेक्शन में हेल्प करता है। ठीक है, विशेष प्रकार के उत्तकों से बना होता है, और उन उत्तकों को अपन बोलते हैं इरेक्टाइल टिश्यू या उद्घर्षण उत्तक बोलते हैं। तो इरेक्टाइल होगा तो उसकी लेंथ यहाँ से बढ़ेगी, और उसके बाद में क्या होगा, मादा में उसे उस जो भी वीर्य है उसे अंदर अपन डाल देंगे, तो उसे अपन बोलते हैं वीर्य सेट। शिशन का अंतिम भाग, वर्धित भाग, शिशन मुंड कहलाता है। जो अंतिम पार्ट होता है शिशन का, जो फूला हुआ होता है, उसे अपन बोलते हैं शिशन मुंड या ग्लांस पेनिस, और एक स्किन से, त्वचा से ढका होता है, इसे अपन बोलते हैं फोर स्किन या अग्रछत। ठीक है, त्वचा तो होती ही। तो इस प्रकार से कुछ, ये देखो, ये मूत्र मार्ग यहाँ से था, ये मूत्र मार्ग मतलब यूरिया यहाँ से बाहर निकलेगा, यूरिन सॉरी। उसके बाद में जो सबसे लास्ट वाला फूला हुआ पार्ट होता है उसका, शिशन का, तो उसे अपन बोलते हैं शिशन मुंड, और यहाँ जो कवरिंग होती है त्वचा की, उसे अपन बोलते हैं अग्रछद। ठीक है, और ये क्या है, शिशन है, जिसे अपन बोलते हैं लिंग। ठीक है, तो ये पूरा पार्ट अपन ने डायग्राम में डिस्कस कर लिया है। बाकी ध्यान में रखना मलाशय और गुदा। पुरुष श्रृंग की सहायक ग्रंथियां जो है वो अपन देखना, चित्र 3.a और बे के अंतर्गत सहायक ग्रंथियों में टोटल 3 ग्रंथियां आती है, इनकी संख्या आपको ध्यान में रखनी। शुक्राश्य जैसा भी अपन ने डिस्कस किया था, एक प्रोस्टेट या पुरस्थ, और एक जोड़ा बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। तो शुक्राश्य जो है एक जोड़ा है, मतलब शुक्राश्य 2 होते हैं। एक पुरस्थ या प्रोस्टेट लिखा, प्रोस्टेट 1 होती है, और वापस से बल्बो यूरिथ्रल एक जोड़ा लिखा, मतलब ये कितना होता है, 2 होता है, 2 1 2। ठीक है, टोटल सहायक जो ग्रंथि होती है 5 होती है। यानी ग्रंथियों का स्राव, ये जो ग्रंथियां क्या करती है, कुछ केमिकल को रिलीज करती है जो शुक्रिय प्लाज्मा का निर्माण करता है, जो क्या होता है, फ्रक्टोज, फल शर्करा जिसे बोलते हैं, कैल्शियम, और कुछ परिकर्ण एंजाइम से भरपूर होगा। ठीक है, ठीक है। तो जो वृषण था वहां से आ गया स्पर्म या शुक्राणु, और जो सहायक ग्रंथियां हैं, सहायक ग्रंथियां है, यहां से क्या आ गया, यहां से आ गया शुक्रिय प्लाज्मा, जिसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर फ्रक्टोज, कैल्शियम और एंजाइम होता है। तो ये दोनों मिल करके जिसका निर्माण करते हैं उसे अपन बोलते हैं वीर्य। तो शुक्राणु चीज अलग है, और वीर्य जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सीमन, वो चीज क्या है, अलग अलग है। ठीक है, सहायक ग्रंथियों पे जो केमिकल है इसके साथ में मिक्स होता है, तब इसे अपन बोलते हैं। बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथियों का स्राव मेथन के दौरान शिशन में स्नेहन, लुब्रिकेशन में, चिपचिपाहट जो होती है उसमें हेल्प करता है, सहायता करता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना। 3 डायग्राम अपन ने डिस्कस किए। डायग्राम
इंपॉर्टेंट है, ये वाला थोड़ा सा डायग्राम इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर अपना जो है पुरुष जनन तंत्र क्या होता है, कंप्लीट होता है। ठीक है, आशा मैं करता हूँ आपको समझ में आया है अच्छे से। कोई डाउट है तो वापस कमेंट कीजिए इसी वीडियो के अंत में। और कोई पिक्चर है किसी बुक की या कोई क्वेश्चन है तो आप इंस्टाग्राम पर धर्मेंद्र कुमावत से भेजिए, वहाँ मैं आपको मिलूंगा, वहाँ आपके डाउट डिस्कस हो जाएंगे 100%। मिलता है नेक्स्ट में। एनसीईआरटी पढ़िए, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।